नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत हम निबंध लेखन लेकर आए हैं। तो देखो, इसमें आपके सामने हम निबंध की परिभाषा रखेंगे, निबंध का अर्थ रखेंगे, निबंधकार एवं निबंध भी रखेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं और हम निबंध के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी प्रश्न नंबर पहला, दिया है कि निबंध किसे कहते हैं। तो उत्तर में से इस प्रकार से लिख पाएंगे कि किसी विषय पर विचारों या भावों को व्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने वाली गद्य रचना निबंध कहलाती है। यानी देखो, किसी विषय पर यानी कोई भी लेखक किसी विषय पर अपने विचारों या भावों को जो अभिव्यक्त करता है या उसका जो ढंग रहता है और कैसे अभिव्यक्त करता है, क्रमबद्ध यानी क्रम से प्रस्तुत करता है, ऐसी रचना को हम क्या कहते हैं, गद्य के अंतर्गत निबंध कहते हैं। ठीक, और संक्षेप में अगर समझना तो ऐसे समझ लो, जब कोई लेखक किसी विषय पर अपने विचारों या भावों को प्रस्तुत करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, निबंध कहते हैं। उसमें देखो, उस जो वो लिखता है अपने भाव या विचार, उससे कोई सहमत हो या ना हो सहमत, इसमें उससे कोई अर्थ नहीं रखता है। यानी वो खुद के विचार हैं, कोई सहमत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो फिर आता है अब आपका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है कि निबंध का अर्थ बताइए। तो देखो, निबंध का अर्थ उत्तर ऐसे लिखें, जिसमें लेखक अपने विचारों का निजी स्वच्छंदता के साथ सजीव संप्रेषण करता है। इसमें नियमों का पालन आवश्यक नहीं है। तो इसको देखो ऐसे समझ लो, इसमें लेखक क्या करता है, अपने विचारों को, विचार भी कैसे रहते हैं, इसके निजी रहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, इससे कोई सहमत हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। और यह निजी स्वच्छंदता, देखो दो होते, एक स्वतंत्रता और स्वच्छंदता। स्वतंत्रता होता है कि जो नियमों के अंदर कार्य करे, स्वच्छंदता होता है जो नियमों के बाहर चला जाए। ठीक है, तो इसमें लेखक क्या होता है, नियम के बाहर भी लेखन करता है। साथ में सजीव संप्रेषण, सजीव का अर्थ होता है जीवित, संप्रेषण का अर्थ होता है कम्युनिकेशन, यानी ऐसा प्रस्तुतिकरण जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। फिर दिया, इसमें नियमों का पालन आवश्यक नहीं है। तो निबंध में क्या होता है, कोई नियम नहीं पालन होता। नियम का पालन का आशय यह है कि जैसे गद्य रचनाओं में, जैसे एकांकी में, नाटक में नियम होते हैं कि उसमें नाटक में 5 ही अंक होंगे, उसमें संवादी होंगे, है ना, पात्र की संख्या, इसमें कोई नियम नहीं रहता। लेखक के ऊपर निर्भर करता है, वो जैसा चाहे वैसा प्रस्तुत कर सकता है। अगला फिर प्रश्न इस प्रकार से रहेगा, प्रश्न नंबर 3, निबंध की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की बहुत छोटी सी परिभाषा है। गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की है। यानी ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है कि गद्य क्या है, कवियों की कसौटी है, तो निबंध क्या है, गद्य की कसौटी है। अब अगला प्रश्न फिर दूसरा दिया है कि डॉक्टर श्याम सुंदर के अनुसार, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार निबंध की परिभाषा। तो निबंध उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण विचार किया गया। यानी जो श्याम सुंदर, उनका देखो सबकी परिभाषा लगभग मिलती जुलती रहती, कुछ पक्ष जो छूट जाते दूसरे उसको सबके सामने ला देते। दिया, निबंध उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण विचार किया। पांडित्यपूर्ण का अर्थ होता है यानी जो बहुत कैसा होता है, ज्ञानी होता है, विद्वान, तो अपने उनको भी उसमें प्रस्तुत करे। अब आता है अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर आता है आपके सामने 4। तो इसमें दिया है कि हिंदी निबंध के प्रकार लिखिए। तो उत्तर हम ऐसे लिखेंगे कि मुख्य रूप से निबंध के 4 प्रकार होते हैं, यानी 4 भेद होते हैं। ठीक है, अब तो बारी बारी से हम उसको समझते जाते हैं। तो पहला हमारा रहेगा वर्णनात्मक निबंध। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे आप, इसमें किसी वस्तु या घटना का यथावत वर्णन किया जाता है जिसमें लेखक की अभिव्यंजना शैली एवं अनुभूति की तीव्रता का प्रमुख स्थान होता है। अब इसको ऐसे समझ लो, देखो ये कहा गया कि इसमें किसी वस्तु का या घटना का यथावत वर्णन, यथावत का अर्थ होता है जैसा वस्तु या घटना दिखाई देती है वैसे ही का वैसा वर्णन कर दिया जाता है, जिसमें लेखक की अभिव्यंजना शैली एवं अनुभूति की तीव्रता का प्रमुख स्थान होता है। अनुभूत का अर्थ हो जाता है यहाँ पर उसका जो अनुभव होता है वो शामिल रहता है लिखने में। और अभिव्यंजना, यानी अभिव्यंजना का मतलब देखो, अभी 2 शब्द होना, अभि और व्यंजना। व्यंजना किसे कहते हैं, यानी लेखक क्या कहना चाहता है वो इस तरह से लिखेगा कि पाठक को पढ़ते ही सारी बातें समझ में आ जाती हैं। अब आता है दूसरा है विवरणात्मक निबंध। तो विवरणात्मक निबंध किसे कहते हैं ये समझते हैं। इसमें किसी वस्तु या घटना का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाता है।
यानी विवरणात्मक में सीधे से समझ लो, इसमें जो घटना या वस्तु होती है जिस पर लेखक निबंध लिखता है, संपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाता है, यानी विवरण दे दे के प्रस्तुतकरण किया जाता है विवरणात्मक निबंध में। तीसरा आता है विचारात्मक निबंध। इसमें तर्क एवं विचारों की प्रधानता होती है। जो विचारात्मक निबंध होते हैं उसमें तर्क यानी रीजन भी दिए जाते हैं और विचारों की प्रधानता होती है। फिर अगला आता है चौथा भावात्मक निबंध। इसमें आवेगपूर्ण भावों की प्रधानता होती है, यानी लेखक जो रहता है वो लिखते लिखते कैसा हो जाता है, बहुत भावुक हो जाता है, यानी भावात्मक भाव वाले जो विषय रहते हैं उनको क्या होता है सबके सामने प्रस्तुत करता है। अब आता है आपके सामने हिंदी के प्रमुख निबंधकार एवं उनके निबंध। तो एक तरफ लिख लेंगे हम प्रमुख निबंधकार, दूसरी तरफ हम लिखेंगे निबंध। और जो ये भावात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, इनका हम बाद में विस्तार से भी वर्णन आपके सामने करेंगे। अभी संक्षेप में ही समझ लेते हैं। अब चलो शुरू करते हैं। तो पहला भारतेंद्र हरिश्चंद्र के निबंध जो प्रमुख, देखो यहाँ प्रमुख निबंधकार और उनके प्रमुख निबंध हमने प्रस्तुत किए, क्योंकि निबंधकारों की संख्या भी बहुत है, उनके निबंधों की संख्या बहुत है। तो कश्मीर कुसुम, लीलावती, सुलोचना, कालचक्र। दूसरा चंद्रधर गुलेरी शर्मा, तो इनका निबंध है कछुआ धर्म, गोबर गणेश संहिता। फिर तीसरे हैं सरदार पूर्ण सिंह, तो इनके निबंध है सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, पवित्रता। चौथा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि, रस मीमांसा। और फिर आते हैं 5वें नंबर पर हरिशंकर परसाई, तो हरिशंकर परसाई की निंदा रस सदाचार का ताबीज, डिप्टी कलेक्टर। तो ये हो गए आपके सामने प्रस्तुत, हमने कर दिए प्रमुख निबंधकार और उनके निबंध। और ये जो आपके सामने हम निबंध की संक्षेप में जानकारी लाए थे, इसको आप ये हिंदीभारती.in पर भी जाकर क्या कर सकते, वॉच कर सकते, पढ़ सकते, देखकर लिख भी सकते हैं। अगर उसके पश्चात भी हिंदी साहित्य निबंध से आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। देखो ये ध्यान रखना कि जो ये निबंध है साहित्यिक निबंध और एक सामान्य निबंध, दोनों में अंतर रहता है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।